हाय दोस्तों, मैं अफसर अहमद हूँ और आप देख रहे हैं मेरा चैनल अफसर ऑफिशियल। दोस्तों, सब सोचते हैं कि बेटियां पढ़ें और आगे बढ़ें, पर वही बेटी जब इंडिया गेट पर बैठती है और न्याय मांगती है तो उसे जानवरों की तरह उठाकर ले जाया जाता है। ये भी हमने देखा, पूरे भारत ने देखा, सबने देखा। इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सीनियर जर्नलिस्ट पंकज श्रीवास्तव जी। पंकज श्रीवास्तव जी, हमारे प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया सर। यूपी का हाल बहुत खराब है। इस मामले में जो आरोप लगे वो ये कि अगर सही से सुनवाई की गई होती या सही से कोशिश की गई होती तो शायद उम्र कैद का जो मामला है जिसे रोकने की बात की जा रही है वो ना होता। क्या कहेंगे आप? नहीं, ये बड़ा आश्चर्यजनक है कि देश के इसी दिल्ली हाई कोर्ट में कई ऐसे मामले हैं जिसमें 5-5 साल तक लोगों की सुनवाई नहीं हुई, उनका मुकदमा शुरू नहीं हो पाया। और आप जानते हैं मैं किसकी बात कर रहा हूं। इस तरह के तमाम लोग हैं, टीचर्स हैं, तमाम इस तरह के सामाजिक कार्यकर्ता हैं, और वो सब जेल में हैं। उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही, सुप्रीम कोर्ट में भी मतलब जमानत तक नहीं हो पा रही है। और एक ऐसा व्यक्ति जो घोषित हो चुका है, अदालत से बलात्कारी साबित हो चुका है, उसे सजा मिल चुकी है, उसको कुछ तकनीकी मसले में फंसाकर उसकी आजीवन कारावास को उसको आप स्थगित कर देते हैं। तो देखिए, न्याय होते हो ये जरूरी नहीं है, केवल न्याय होते दिखना भी चाहिए। इस देश में एक तो जल्दी बलात्कार के मसले पर लड़कियां इतनी लंबी लड़ाई नहीं लड़ पाती हैं जैसा इस लड़की ने लड़ा। इसके पिता की पुलिस हिरासत में मौत हुई थी, इसके चाचा जेल में हैं, इसकी एक मौसी और एक वकील, वो सब मारे गए एक्सीडेंट में जिसमें ये भी थी और किसी तरह ये बची है। मतलब बाकायदा ये आरोप है कि कुलदीप सेंगर ने ही हत्या करवाने का प्रयास किया, और पिता की तो हत्या करवाई उन्होंने, और वो उस मामले में भी 10 साल की उन्हें जेल हुई है। तो एक ऐसे व्यक्ति को लेकर जिस तरह से एक रवैया हमारे हाईकोर्ट का है या उत्तर प्रदेश सरकार का है, वहां पर सरकार के लोग, प्रशासन और पूरा जो सिस्टम है वो कुलदीप सिंह सेंगर के पक्ष में खड़ा नजर आता है। कुलदीप सिंह सेंगर पर तो बड़ी मुश्किल से एफआईआर ही दर्ज हो पाई थी, फिर बाकायदा उन्हें बचाने का बहुत प्रयास किया गया, और जो सजा सुनाई थी जब सेशन कोर्ट ने, तो उसमें बात कही थी कि इनको बचाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है, जो हमारी सरकारी मशीनरी है। तो अब जो स्थिति है वो तो मेरा ख्याल है कि बेहद शर्मनाक है। और जो सरकार ये कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अगर उस पर इस तरह के आरोप लग रहे हैं कि बेटियां बाहर निकले तो उनके साथ इस तरह की घटना हो, और उसके बाद जो घटना हो गई तो आप उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, और अदालतें इस तरह का एक तरह से कहा जाए कि फैसला दे रही है, तो पहली बात तो है कि खुद सरकार को इसका संज्ञान लेना चाहिए। अगर सरकार पाक साफ है, उसकी कोई मिली भगत नहीं है, तो सरकार को चाहिए कि इस मुद्दे पर वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जहां जाना हो जाए और रोके, क्योंकि ये पूरे देश को एक संदेश दे रहा है। उस लड़की के साथ जो व्यवहार किया है यहाँ के अर्धसैनिक बलों ने, जो उसके साथ थे सीआरपीएफ के लोग, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पा रही थी, उसे ले गए, उसकी मां ने अकेले प्रेस कॉन्फ्रेंस पहले की। तो इस तरह की स्थिति है। जो लोग धरना देते हैं उनको आप उठा देते हो, कितना बड़ा अपराध किया उन्होंने। तो अब ये तो एक बहुत सोचने की बात है कि आप क्या कर रहे हो, है ना। जो काम मतलब लोग, दुनिया देख रही है, तो ये न्यायपालिका पर भी सवाल है और हमारी सरकार पर भी सवाल है। जी अच्छा सर, एक चीज मैं आपसे पूछूंगा पंकज जी, क्योंकि आप भी यूपी से ही हैं और बहुत पैनी नजर रखते हैं यूपी की गतिविधियों पर। जो सुशासन की बात हो रही है महाराज जी के जमाने में, जो योगी जी के जमाने में बात हुई, सब कोई भी अपराध की स्थिति बर्दाश्त नहीं की जाएगी, पातिया पढ़ने की बात हो रही है, कहा जाता पातिया पढ़ा देंगे। तो एक तरफ आप इस तरह से, मतलब ऐसा लगता है जैसे योगी किसी चीज को बर्दाश्त नहीं करेंगे अगर कोई अपराध होता है। दूसरी तरफ एक चेहरा निकल के आता है जो एक तरह से चिढ़ाता नजर आता है कि अगर ये है तो इनका जवाब कौन देगा। ये जो यूपी की जो स्थिति है उस पर आप क्या टिप्पणी करना चाहेंगे? अब देखिए कोडीन का एक मामला है, पहली चिल्लाते पहली रहेंगे। बात तो पहली बात तो योगी जी खुद ही कहते हैं यूपी की स्थिति बहुत अच्छी है, विज्ञापन देते हैं जिन अखबारों को, वो कहते हैं यूपी की स्थिति बहुत अच्छी है।
लेकिन जरा आप एनसीआरबी के आंकड़े उठाकर देखिए यूपी की स्थिति क्या है। यूपी में महिलाओं के खिलाफ, दलितों के खिलाफ जिस बड़े पैमाने पे अत्याचार हो रहा है, बुलडोजर राज, ये कौन सा कानून है भाई? कि आप कहीं खड़े हो गए, आपने बुलडोजर चला दिया, आपने घर तोड़वा दिया? ये तो किसी सभ्य समाज में ये नहीं हो सकता है जो योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। आप किसी का घर तोड़ते हैं, उसमें पहली बात तो अपराधी किस कौन है कौन नहीं, ये तय करने का अधिकार जो है वो अदालत को है। दूसरा, ये तो एक सामान्य बात है कि एक घर में केवल एक व्यक्ति नहीं रहता है, कोई अपराधी भी है तो उसकी माँ भी है, उसकी बहन भी है, उसका भाई भी है, वो घर सबका होता है। आप घर तोड़ दे रहे हैं, कौन से दंड विधान में ये लिखा हुआ है कि अपराधी का घर तोड़ा जाएगा? और जब बात फंसती है, सुप्रीम कोर्ट कुछ कहता है तो आप कहते हैं नहीं नहीं वो घर अवैध बना हुआ था। लखनऊ में तो आधा लखनऊ आपको अवैध मिल जाएगा, जिस तरह नजूल लैंड में बनी है चीजें। एक जमाने में इस तरह से घर नहीं बनते थे जैसे आज बन रहे हैं। आज जितनी कड़ाई है, आज जिस तरह का मास्टर प्लान है, पहले नहीं होता था। आप शहर के शहर उजाड़ सकते हैं जो स्थिति है। तो ये तो मतलब कानून का नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ दबंगई का शासन, ये जबरदस्ती का शासन है। और उसमें भी जो लोग आरोप लगा रहे हैं कि साहब अगर कोई योगी जी की जाति का अगर अपराधी है, कथित अपराधी, तो उस पर तो बुलडोजर नहीं चलता है, उस पर कार्रवाई नहीं होती है। बीजेपी के लोग कुछ कर सकते हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन अगर विपक्ष से जुड़ा व्यक्ति है, यहां तक कि योगी जी सदन में खड़े होकर नाम लेते हैं कि फला यादव पकड़ा गया है, फला मुसलमान पकड़ा गया, इस तरह नाम लेके बताते हैं। गलत, एक तो गलत बताते हैं, दूसरा कई बार ऐसी ही भाषा वो उनके लिए नहीं इस्तेमाल करते हैं जो उनकी जाति के हैं। कभी नहीं कहते वो, उनका नाम कभी लेते हैं क्या वो? जबकि हम जानते हैं उत्तर प्रदेश में सभी जो दबंग हैं वो विभिन्न जातियों के हैं, जो वर्चस्वशाली जातियां हैं, जातियों के हैं दबंग, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन उनके साथ निपटने का जो तरीका है उसमें ही भेदभाव है। तो योगी जी जो तो पूरा ये बना रहे हैं, माहौल बनाते हैं कि फातिहा पढ़ने लायक नहीं रहेगा। फातिहा कहां पढ़ा जाता है? आप 13वीं करने लायक नहीं रहेंगे ये तो नहीं बोलते आप। तो आप तो इस मामले में भी ध्रुवीकरण करते हैं। फातिहा तो मुसलमान के कब्र पे ही पढ़ा जाएगा ना भाई। तो आप जो है फातिहा की बात करेंगे। ये भाषा भी ऐसी चुनते हैं ये, जिसमें एक सांप्रदायिक विभाजन और विद्वेष की एक पूरी गुंजाइश बनी रहे। तो ये काहे के शासक है? जी, एक सवाल और मैं पूछूंगा जिस पर सबकी नजर गई है यूपी पर, क्योंकि ये सारे मामले यूपी से उठकर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं 2-3 और बड़े मामले हैं, और आपसे आप शायद बेहतर तरीके से इस चीज को बता पाए कि अमिताभ ठाकुर कोई छोटा नाम नहीं है, एक रिटायर्ड आईपीएस है। और जिस तरह से मतलब आप ट्रेन से पकड़ ले जाते हैं, ये मतलब कौन सा ऐसा अपराध किया? मैं आपसे भी समझना चाह रहा हूँ कि दर्शकों के लिए, कि जानकारी के लिए, ऐसा क्या किया? क्या वो ऐसे दुर्दांत अपराधी हैं, आतंकवादी हैं जो इस तरह का व्यवहार हो रहा है? आपको क्या लगता है ऐसा क्यों किया होगा यूपी की सरकार? और वो जब मुलायम सिंह की सरकार थी तब भी सवाल पूछते थे, और एक्टिविस्ट टाइप के वो एक पुलिस के अधिकारी थे। पर उन्हें समझ में आया कि शायद सभी सरकारों से सवाल पूछा जा सकता है। तो जो बीजेपी सरकार के पहले का दौर था उसमें हर आदमी सवाल पूछता था। हर आदमी, अखबार, मीडिया, जो भी जिसका मन हो सवाल पूछे, आरटीआई लगाए, और सरकार कटघरे में रहती थी हमेशा। अखबारों में बड़ा बड़ा छपता था सरकार कटघरे में, फलाना नेता चोर है, फलाना ये है, फलाना अपराधी है, फलाना अधिकारी भ्रष्टाचारी है। तो इसी चक्कर में वो अभी भी सवाल पूछने लगे। उन्हें शायद समझ में नहीं आया कि ये बीजेपी की सरकार है भाई। तो जब आप सवाल उठाते हैं तो उसका दंड आपको मिलेगा। तो कभी 10-12 साल पुराने कहीं उन्होंने कोई जमीन खरीदी थी, उसकी लिखा पढ़ी में कुछ समस्या है, उसको लेकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। अब गिरफ्तार कर लिया तो आप कहते रहिए, उन्होंने गिरफ्तार कर लिया और उसकी सजा उन्हें मिल रही है। सवाल यही है कि वो सवाल उठा रहे थे, लिखित में सवाल उठा रहे थे, वो इस तरह के सवाल उठा रहे थे जिससे थोड़ी योगी सरकार को दिक्कत हो रही थी। भ्रष्टाचार के मामलों को भी उठा रहे थे, अपराध के भी मामलों को उठा रहे थे, और उसमें फिर उनके साथ ये हुआ। तो ये किसी के भी साथ, आप तो इनकी बात कर रहे हैं। पिछले दिनों मुझे याद है एसआर दारापुरी साहब जो आईजी पुलिस के थे और बहुत बड़े एक तरह से वो
दलित समाज से आते हैं, बड़ी उनकी प्रतिष्ठा है। जब सीए एनआरसी का आंदोलन चल रहा था तो वो धरने पर बैठे थे लखनऊ में, और बाकायदा पोस्टर लगे थे जैसे अपराधी होते हैं उनको पकड़ने के लिए। अपराध क्या था, धरने पर बैठे थे, और वो आईजी थे। फिर वो आजमगढ़ में एक कार्यक्रम में गए, वहां भाषण दिया उन्होंने कुछ दलित समाज के और जमीन के जुड़े सवालों पर, उसके बाद फिर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। तो जब जो लोग आईजी रहे हैं, अगर वो बड़े नेता रहे हों, अधिकारी रहे हों, उसका कोई मतलब नहीं है। मतलब यह है कि आप सरकार के साथ हैं या नहीं। मीडिया तो पूरी तरह से शरणागत है, सरकारों के विज्ञापन पर ही पल बढ़ रहा है, उसकी तो हिम्मत ही नहीं है। मुझे बड़ा शर्म आती है सोचते हुए कि हम लोग भी पत्रकार हैं और इसी दौर से निकले हैं। जी, मैं उन अखबारों में काम कर चुका हूं, मैं टेलीविजन चैनल में भी काम कर चुका हूं। अखबार में तो स्थिति ये थी कि अगर आप सरकार या अधिकारी के खिलाफ कोई खबर दें तभी आपको बाईलाइन मिलेगी। एक सामान्य नियम था कि अखबार में आपका नाम तभी छपता था जब कोई आप बड़ा खुलासा करें कि भाई फलाने नेता ने, फलाने अफसर ने ये बड़ी बेईमानी की। और अब तो मतलब आप सोच नहीं सकते, खुलेआम जो सीएजी की रिपोर्ट्स हैं जिसपे पिछली सरकार इतनी बदनाम हुई थी, उस रिपोर्ट को भी कोई छापने को तैयार नहीं। जी। तो मीडिया की हत्या कर दी गई है, कानून का कोई मतलब नहीं रह गया है। सिर्फ जो है वो एक खास तरह का सामंती शासन है, एक मध्ययुगीन शासन है, जिसमें जो शासक हैं वो अपने को राजा समझ रहे हैं। वो ये नहीं समझ रहे हैं कि लोकतंत्र के प्रतिनिधि हैं, वो अपने को राजतंत्र का प्रतिनिधि मानते हैं। और उसमें स्वाभाविक है फिर आप यही सब करोगे कि अपनी जाति वालों को बचाओगे, दूसरे जाति वालों को आप जो है छोटा दिखाओगे। और योगी जी कह भी चुके हैं कि क्षत्रिय होने का उन्हें गर्व है, तो ठीक है, वो गर्व चारों तरफ प्रकाश फैला रहा है अपना। एक और सवाल मैं आपसे पूछूंगा, अखलाक का मामला बड़ा चर्चा में रहा, मतलब सडनली सरकार ही मतलब उसमें एक्टिव हुई और सरकार ही केस वापस लेना चाहती है। ये बड़ा विचित्र सा पहलू नहीं है कि जो जहां न्याय दिलाने की कोशिश होनी चाहिए वहीं बैकआउट कर रही है सरकार, हालांकि कोर्ट नहीं माना। ये बताता है कि इनकी सुशासन की समझ क्या है। ये सिर्फ एक चीज जानते हैं कि हिंदू और मुसलमान में कितना विभेद आप फैलाओ। अगर अखलाक की लिंचिंग हुई तो उन्हें इसका कोई अफसोस नहीं है, और उनको ये भी नहीं लगता कि अपराधी जो है वो, अगर अपराधियों को सजा मिलने लगेगी तो अगली लिंचिंग में दिक्कत हो जाएगी। तो लिंचिंग कराकर, दंगा कराकर, जैसे ईसाइयों के खिलाफ 2-4 दिन से पिछले क्रिसमस के उसमें कितना हमला हुआ, उत्तर प्रदेश में भी हुआ, जगह जगह हुआ। पर किसी भी बीजेपी सरकार ने, अगर हम यूपी की बात कर रहे हैं तो यूपी में क्या किसी खिलाफ एफआईआर हुई? केरल में तो लोग गिरफ्तार हो गए, यूपी में गिरफ्तार क्यों नहीं हुए? क्योंकि वो चाहते हैं कि ऐसे लोगों को यह एहसास हो कि आपकी सरकार है, आप कुछ भी करिए, आप पर कुछ नहीं होगा। तो अगर अखलाक का मामला इतना बढ़ गया और उतना दुनिया भर में हल्ला हो गया कि उसकी लिंचिंग करने वाले पकड़ गए हैं, तो अब उन्हें छुड़ाना भी इनकी जिम्मेदारी है ना भाई, जो ये काम कर रहे हैं। और उन्हें लगता है कि इससे जो उनका समर्थक वर्ग है उस पर अच्छा संदेश जाएगा। हम आप बुरा मानेंगे, हम आप कहेंगे कि भाई ये क्या है, पर उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। उनके लिए कोई मतलब नहीं है, सिर्फ सत्ता चाहिए। और सत्ता के चक्कर में वो जो भस्मासुर तैयार कर रहे हैं, वो उन्हें लग रहा है कि दूसरों का ही घर जलेगा। पर वो है ना वो राहत साहब का शेर कि लगेगी आग तो आएंगे घर सभी जद में, इस शहर में या कहा, यहाँ पर केवल हमारा मकान थोड़ी है। तो फिर ये होगा, अभी हो रहा है। जी जी। एक सवाल मैं अंतिम आपसे पूछूंगा, उन्नाव रेप पीड़िता, आपको लगता है कि जिस तरह के हालात हैं, सरकार सिस्टम एक तरह से मौन है, कुछ आपको लगता है न्याय हो पाएगा या परिस्थितियां ऐसे ही चलने वाली हैं? देखिए, अब ये मुद्दा इतना बढ़ गया है कि इसका एक संदेश जा रहा है, तो हो सकता है कि कोई थोड़ी बहुत जुम्बिश हो। और वो महिला इतनी बहादुर है कि उसने, मैं तो तब वहीं था कुछ दिनों के लिए और मैंने देखा, लखनऊ में था मैं, किस तरह से वो महिला संघर्ष कर रही थी। यानी वो नाव से रायबरेली जाती थी अपने मुकदमे के सिलसिले में, और उस पे हमला हुआ और क्या क्या नहीं हुआ कुल मिला के। तो ये 2019 बिल्कुल। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये जिस तरह से महिला एक बहादुरी दिखा रही है और लड़ते हुए यहां तक आई है, इस वजह से थोड़ा बहुत मीडिया अटेंशन दिल्ली के होने की वजह से मिल गया, सोशल मीडिया की वजह से।
अदरवाइज आप जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसके लिए तो कोई खबर ही नहीं है। तो अब अगर ये मुद्दा बढ़ जाता है तो शायद इसमें कुछ मामला बने, अदरवाइज जजेस ने अपनी कोई तकनीकी रास्ता निकाल दिया है कि वो पॉक्सो एक्ट में उन्हें लोक सेवक नहीं माना जाएगा, मतलब छोड़ने के लिए उन्होंने कुछ निकाल लिया है, और इसलिए वो 7 साल की सजा होती है और 7.5 साल तो वो रह चुके हैं। इस तरह की कुछ तकनीकी एक रास्ता उन्होंने खोजा है, लेकिन ये बताता है कि इंसाफ नहीं हुआ है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति जो विधायक रहे हों, जो इतने बाहुबली हैं, जो इनका इतना मतलब सरकार के साथ रब्त जब्त है, भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे हैं, तो उनको आप जमानत देते हैं तो उससे तो दूसरे पक्षों को बड़ा दिक्कत होगी। फिर ये कौन सा नियम है, फिर तो सभी लोग आ जाएंगे कि भाई आप स्थगित करिए सजा, जब अंतिम फैसला होगा तब जाएंगे। तो ये बड़ी गलत नजीर है। हालांकि मैं कानून उस तरह नहीं जानता हूं, तो मैं ये नहीं कहूंगा कि जज साहब ने कैसे दे दिया, लेकिन जैसा दिख रहा है वो तो ठीक नहीं है। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी। तो दोस्तों, आपने पंकज जी को सुना, और यूपी की ऐसी स्थिति जिस पर बड़ी चिंता होती है, और अगर आप उन मामलों को देखें तो उन्नाव रेप केस की पीड़िता का अकेला मामला नहीं है। यूपी में ऐसे बहुत से मामले हैं जो चिंता पैदा करते हैं, और महाराज जी के उन दावों पर सवाल पैदा करते हैं कि नहीं, सुशासन है, कानून का राज है, वो कहाँ है, इसको भी पक्का साबित करना होगा, ये बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, आपने पंकज जी को सुना। नेक्स्ट एपिसोड में किसी नए मुद्दे पर फिर बातचीत करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। शुक्रिया पंकज जी, थैंक यू।